हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे BPCC 132 इंट्रोड्यूस टू सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसके ब्लॉक्स देख लेते हैं कि कितने ब्लॉक्स हैं और कितने यूनिट्स हैं हमारी इस बुक में जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पहले हम इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें आपके टोटल है 5 ब्लॉक, जिसमें यूनिट 10 है। मतलब 10 चैप्टर है और 5 ब्लॉक है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 10 चैप्टर कवर करने हैं एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट भी करेंगे। इसकी ये नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, नहीं, आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो मिलेगी। एक वीडियो में हम एक ही चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी और फिर वही सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज, और हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे। इसमें कोई इतनी जल्दी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इसको एग्ज़ाम से पहले हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं, ब्लॉक 1 की, डेट इज़ सोशल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड अप्रोचेस। इसमें सोशल साइकोलॉजी के इसमें हमें देखना है कि इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है एंड इसके अप्रोचेस क्या क्या है। तो इसमें आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं इस वाले चैप्टर में, जिसमें फर्स्ट आपका इंट्रो, फिर डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, social psychology and other disciplines, levels of analysis of social behavior, theoretical approaches to social psychology। तो सबसे पहले ना हमारा जो इसमें जो इंट्रो था उसमें इतना कुछ खास दिया नहीं था, तो मैंने इसलिए ना उसको स्किप किया है। तो इसलिए हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं सीधा, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ना हम डेफिनेशन देखते हैं। इसमें ना हमें इस टॉपिक के अंदर में हमें 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, डेफिनेशन, नेचर और सोशल साइकोलॉजी के स्कोप। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे कोई क्या फील करता है, क्या सोचता है और कैसे बिहेव करता है जब हम किसी से मिलते हैं। उस चीज़ के बारे में हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से फील कर रहे हैं, किस तरीके से फिर उसके बाद हम एक्शन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, जब हम सोशली लोगों से मिलते हैं। अब जैसे अगर आप किसी से मिल रहे हो, ठीक है, अभी जैसे आप अपने फ्रेंड से जाके मिले, तो आप जब उससे मिले, आपने उससे बातें की, फिर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में आ ही जाता है। फिर उसको देख के आप है ना, जैसे वो आपके साथ बिहेव करेगा आप वैसे उसके साथ बिहेव करोगे। उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचोगे कि वो अच्छा है, बुरा है, गंदा है, कैसा है, नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है उसके बारे में जो आप फील कर रहे हो। फिर आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि मतलब दोबारा से इससे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक होती है ना, आप सेफ फील कर रहे हो तो आप उससे मिलते हो किसी भी पर्सन से जाके, तो वो चीज़ होती है। तो सोशल साइकोलॉजी ये होता है कि आप किसी जब आप बाहर एनवायरनमेंट में किसी भी पर्सन से जाके मिलते हो तो उसके बारे में आप क्या फ़ील करते हो, क्या सोचते हो और क्या उसके बाद आप बिहेव करते हो जब भी किसी इंसान से मिलते हो। ठीक है, उसके बाद इसका नेचर क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सोशल साइकोलॉजी अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी। अब इसमें क्या है, सोशल साइकोलॉजी हमें तो साइंटिफिक नेचर होता है इसका, क्योंकि इसमें हमें ना डाटा जो भी हमारे पास, मतलब हमें ना बाहर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं डायरेक्ट, मतलब ये जो चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम डायरेक्ट करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में जो भी स्टडी किया जाता है किसी भी डाटा पे, तो वो कलेक्ट करके उसको डायरेक्ट, क्योंकि हमें ना जब किसी पर्सन से इंफॉर्मेशन, मतलब अगर हमें किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम उससे बात करेंगे, उससे ऑब्ज़र्व करेंगे एंड उससे फिर हमने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हमें ना बहुत अच्छे से एक इंसान की डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे बात करके भी। साइंटिफिक सोशल साइकोलॉजी में क्या है कि उसके अंदर
बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिशन। ये हमारे सोशल बिहेवियर्स होते हैं कि हम कोई भी डिस्क्रिप्शन कर लिया, हमने एक्सप्लेनेशन दे लिया, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी के बारे में, तो ये हमारा सोशल बिहेवियर हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट आता है, सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अब इस सोशल साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल के थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर के ऊपर क्या स्टडी करते हैं, और क्या है ना कि एक हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, उसको प्रेडिक्ट और उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यही तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक पर्सन की, जो उसके इन तीनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक पर्सन का सोशल बिहेवियर कैसा है। क्योंकि वो जब लोगों से बात करता है, किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, उससे बातें शेयर करता है या उससे हंस के बात करता है, रूड होके बात करता है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, उसका एक्शंस देखा जाता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो सोशल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन से, जो कि हमारा रिलेट होता है सोशल एक्टिविटीज़ से। और ये सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है, ये सब हमारी हेल्प करती है ये समझने में कि एक पर्सन का सोशल बिहेवियर कैसा है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि सोशल साइकोलॉजी स्टडीज़ इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल कंटेक्स्ट। अब सोशल साइकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर, तो सोशल कंटेक्स्ट पे किस तरीके से क्या स्टडी करते हैं, तो हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को। क्योंकि वो क्या है ना कि हम सब एक दूसरे से जब किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका बिहेवियर उसका इन्फ्लुएंस करता है किसी दूसरे के साथ। मतलब जैसे अगर मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ तो आप भी मेरे से अच्छे से बात करें, तो मेरा जो बिहेवियर है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप भी मेरे से वैसे ही बिहेव करो। तो अगर मैं आपसे गुस्से में बात कर रही हूँ, चिल्ला के बात कर, आँख दिखा के बात कर रही हूँ, तो आप भी मेरे से वैसे ही बात करोगे। तो एक पर्सन का जो बिहेवियर है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे पर्सन के बिहेवियर को भी। ठीक है। तो ये इसका था। अब इसका थर्ड जो हमने बोला था कि इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, वो है स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी क्या है ना कि हमें पता है कि ये इंट्रैक्शन होता है एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, और सोसाइटी में वो तो हमें पता है कि और सोसाइटी में अगर हम बाहर जाएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्शन तो होता रहेगा। तो लोगों जनरली क्या है ना कि वो फीलिंग्स को किस तरीके से अप्रूवल करते हैं, डिसअप्रूवल करते हैं, फेवरेबिलिटी, अनफेवरेबिलिटी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब एक पर्सन के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया, किसी को अच्छा लगा, किसी ने फीलिंग्स को अप्रूव कर लिया, किसी ने नहीं किया। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स, इश्यूज़ है, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे थॉट्स एंड हमारे एक्शंस को। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एक वन ऑफ इमरजेंसी एरियाज़ ये होता है कि सोशल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं किसी पर्सन की किस तरीके से उसने प्रिसीव किया है, किस तरीके से वो रिमेंबर करता है इंफॉर्मेशन को, वो भी उस वे में जब उसने किसी से जाके उससे बात की हो पर्सन से, तो वो उससे रिलेटेड किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को रिमेंबर करता है, पॉन्डर करता है, प्रिसीव करता है, उन सारी चीज़ों को हम सोशल कॉम्बिनेशन में हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब इसमें देखो, सबसे पहला ये है कि अगर हम अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो 1860 के अंदर अगर हम बात करें तो जो स्टैनिंगटन एंड लेजर्स हैं, इन दोनों के जर्नल डिवोट अगर हम बात करें तो इन्होंने, मतलब इनका क्या था कि इन्होंने उस टाइम पे जो माइंड को लेके होता है ना कि स्टडी करना, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में कुछ थ्योरीज एंड कुछ आर्टिकल्स वगैरह इन्होंने पब्लिश कराए। और दो हमारे ऐसे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने
बहुत सारे काम किए थे सोशली। अगर हम सोशली बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने अलग अलग जगहों से आके बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक और आर्टिकल्स मॉडल्स ऐसे बहुत सारे किए थे, जो कि हमारे थे विलियम एमसी डोगल जो ब्रिटेन से थे, और जो सोशलिस्ट थे वो रोज़ 1908 के हैं वो, और इनका जो जन्म वो कहाँ के थे, अमेरिकन के थे। ठीक है। अगर फिर उसके बाद उस टाइम की अगर हम बात करें तो 19 सेंचुरी के एंड में और 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें क्या था, सिस्टमेटिकली हम मेज़र करना स्टार्ट कर चुके थे। एक ह्यूमन बीइंग्स के थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स के बारे में हमें कैसे मेज़र करना है, उसका एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम मेज़र करते थे, ऑब्जर्व करते थे। ठीक है। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है फॉर्मेशनल ईयर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब ड्यूरिंग 1940s एंड 1950s के अंदर जो हमारे कुर्ट लेविन एंड लियोन फेस्टर है, इन्होंने जो साइंटिफिकली रिगोर्स था सोशल साइकोलॉजी में उसको आर्ग्यू किया था। उन्होंने बोला था लेविन ने, क्योंकि वो जो लेविन है ना वो हमारे फादर थे सोशल साइकोलॉजी के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़, बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ उसके बारे में हमें बताया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इन्होंने ये इंक्लूड किया था कि जब दो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते तो डायनामिक होता है, क्योंकि उनका जो इंट्रैक्शन होता है ना वो हमेशा डायनामिक होता है। तो इसी चीज़ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, लेविन ने। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो एक्सप्रेशन है वो मतलब इसका एक्सपेंड कैसे हुआ था। तो सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेंड हुआ था बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो सबसे पहला हुआ था 1968 में, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे आए थे, जिसमें लोगों को क्या करना पसंद है, मतलब क्या है और क्या नहीं है, जो एक दूसरे से हेल्प करने की नीड है नहीं है, उन सारी चीज़ों के ऊपर इस मॉडल में डिस्कशन हुआ था 1968 में। 1962 में ह्यूमन एग्रेशन के ऊपर बात हुई थी कि उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी हुआ था, उस पर मतलब ज़्यादा फोकस हुआ था। फिर उसके बाद गार्डन अल्पोर्ट एंड मुजाफिर शरीफ ने स्टेरियोटाइप्स, प्रीजज एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। उनके ऊपर मतलब इन्होंने डिटेल्स में बात की थी। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लेट 20th सेंचुरी में हम बात करें तो सोशल साइकोलॉजी का जो एक्सपेंड हुआ था वो इस फील्ड में हुआ था एटीट्यूड्स में, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस एटीट्यूड्स में होता है, मतलब उसका प्रोसेस कैसे होता है। तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ था और उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था। ठीक है। फिर अब उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी इन 21st सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी में सोशल साइकोलॉजी का अब क्या मतलब रोल चल रहा है, क्या उसमें सबसे ज़्यादा स्टडी हो रहा है। तो इसमें स्टडी हो रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा सोशल सिचुएशंस पे हो रहा है कि उनकी हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस, उनकी इम्पोर्टेंस रोल जो इवेलुएट करते, एक्सपीरियंस करते हो कल्चर में, ऑन आवर बिहेवियर, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनका क्या बिहेवियर हो रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करें तो 1928 में सबसे फर्स्ट बुक आई थी सोशल साइकोलॉजी की, जो कि अनटाइटल थी, इंट्रोड्यूस टू सोशल साइकोलॉजी, और ये किसने लिखा था, एन सिंह गुप्ता ने, जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट द कोलकाता यूनिवर्सिटी, जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इन लेटर ईयर में इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एरियाज़ में काम होना शुरू हो गया था, जैसे प्रीजज में, स्टेरियोटाइप्स में एंड सोशल एटीट्यूड्स में भी। और जैसे जैसे फिर और टाइम बढ़ता गया तो इंडिया में बहुत सारी पॉपुलैरिटी होने लग गई, सोशल साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया टाइम टू टाइम के साथ, क्योंकि हमें पता है कि अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हो रहा है, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट
मतलब फील्ड में जाना चाहते हैं, साइकोलॉजी वाली फील्ड में, जहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहला आता है सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का स्टडी हम करते हैं ह्यूमन कल्चर पे, जिसमें हम उनके वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल में। और ह्यूमन बींग्स का इसमें ना कोई भी वो नहीं होता है कि सोशल एनिमल है, दे ऑल्सो कल्चर एनिमल। तो ये इसमें इन दोनों का जो सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का क्या है वो ये है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि उसमें उनका ह्यूमन कल्चर के बारे में स्टडी किया जाता है कि उनकी वैल्यूज़, उनके बिलीव्स क्या है। ठीक है, फिर सोशल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स का क्या है, द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। अब इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का रोल प्ले होता है कि आज क्या ट्रेंड में है, आज मार्केट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू पे है, किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, किस में हमें प्रॉफिट हुआ है, किस में सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। गुड एंड सर्विस का जो कंजप्शन, जो सर्विस चलती रहती है, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सब होता है, इसी सब का मैटर होता है। सोशल साइकोलॉजी का इसमें कोई रोल वो नहीं होता। फिर उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, स्पेशली गवर्नमेंट। अब हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब होता है। और सोशल साइकोलॉजिस्ट में कंडक्ट किया जाता है कि रिसर्च होता है पॉलिटिकल बिहेवियर पे। अगर हम सोशल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं रिसर्च में, तो हम उनके पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। अब सोशोलॉजिस्ट का फोकस क्या होता है कि जो एक सिंगल यूनिट है उसके बारे में देखना, कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स में, जो भी ग्रुप में होते हैं, और वो करते हैं सिंगल यूनिट में मेजर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसमें सोशल साइकोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस इन साइकोलॉजी। अब इसमें पहले हमने अदर एक्सेप्ट्स देखे थे, अब हम इसके ब्रांचेस देखेंगे, जो अलग अलग ब्रांचेस है साइकोलॉजी के। तो सबसे पहले आता है सोशल साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा फोकस किया मतलब इनमें क्या फोकस किया जाता है, ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, मतलब सारा ओवरऑल आपके बॉडी के जो भी एक्सेप्ट्स होते हैं ना, उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड ये कि सोशल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का फोकस होता है अब नॉर्मल बिहेवियर्स पे, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी का बिहेवियर होता है नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर, लेकिन सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों ही एक लॉन्ग ट्रेडिशनल एक्सचेंज इन आइडियाज़ है, जो अपने आइडियाज़ और अपने फील्ड में दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी का फोकस होता है अब नॉर्मल बिहेवियर पे, और सोशल साइकोलॉजी का क्या फोकस होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उस पर फोकस करना। ठीक है, उसके बाद सोशल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी का क्या है। अब कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है उसका फोकस हमें पता है कि वो आपके थॉट प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, कि कैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, किस इवेंट पे किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से उनको नोटिस करते हैं, क्या हमें करना है, हमारा रीजनिंग कैसे जा रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सोशल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में देखना है, कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है कि क्या एज है बच्चे की जो स्टार्ट हो रहा है वो सोशल बिहेवियर के लिए, मतलब वो किस तरीके से, मतलब बच्चे जब बड़े होते जाते हैं कि वो जो बाहर एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चल रही होती, जैसे हम
बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो हमारा सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो जब एज होती है तो कौन सी एज में एक बच्चा डेवलप होता है बाहर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। अब पर्सनैलिटी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि उस एक इंडिविजुअल का क्या डिफरेंस है उसके इनर प्रोसेसेस में, जैसे कि किस तरीके से सोशल एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा लॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप है। क्योंकि देखो पर्सनैलिटी में क्या है कि पर्सनैलिटी में हम ये देखते हैं कि एक अंदर से उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, वो क्या सोचता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि हर एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है ना वो अलग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, इनर जो प्रोसेस उनका अंदर से होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी वो होता है हमारा पर्सनालिटी साइकोलॉजी। और सोशल साइकोलॉजी में हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा कैसा रिलेशनशिप हम उनके साथ बनाते हैं, तो वो चीज़ इसमें होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक, लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर, इंडिविजुअल और इंटरपर्सनल लेवल एनालिसिस। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। ये तो हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है बायोलॉजिकली, लाइक वो अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसका इफ़ेक्ट अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है। अब सोशल कॉम्बिनेशन में क्या है ना कि वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, सोशल डिवनेस एंड वॉलेंट बिहेवियर आर स्टडीज़। इसमें क्या है कि इसमें ये सारे जो एक्सेप्ट्स हैं आपके, ये सारे मतलब सोशल कॉम्बिनेशन, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ये सारे लेवल्स जो भी होते हैं, ये सारे जो एक्सेप्ट्स होते हैं, इन सभी एक्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसका एटीट्यूड्स अलग होता है, लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है, वॉलेंट बिहेवियर भी अलग होता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है अलग, क्योंकि हमें पता है कि हर एक पर्सन अलग अलग होता है। फिर आता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। हमें पता है कि हम हर डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं हर किसी न किसी दूसरे पर्सन से। अब अगर आप पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे भी आप दूसरों से मिलते हो ना, अननोन पर्सन से मिलते हो और आप बात भी करते हो एक दूसरे से, क्योंकि हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हर एक पर्सन अलग, जब भी कहीं पे भी जाता है, बाहर जाता है, तो वहाँ पे किसी न किसी से मिलता है, वहाँ पे किसी न किसी से बात करता है, कोऑपरेशन में, कंपटीशन में, अग्रेशन, प्रीजज, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है। और इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। अब देखो सोशल साइकोलॉजी में इस चीज़ पे भी एनालाइज किया जाता है कि इसका ग्रुप में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब अकेला वो अगर जाता है तो उस पर क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। ये है कि हमें पता है कि सब है ना ग्रुप में भी पढ़ते हैं, अलग भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे उनका किस तरीके से ग्रुप में क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है, कैसे लोग एक दूसरे से रेगुलेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कौन से कैसे क्या रूल्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो साथ में बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी किया जाता है कि कैसे लोग एक साथ ग्रुप में आके काम कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। अब यहाँ पे बात होती है कि इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स, कि रिलेशनशिप में दो लोग तो होते ही होते हैं, कोई फ्रेंडली भी हो सकता है, कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव भी हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। तो जो ये रिलेशनशिप जो है ना, इसका सबसे ज़्यादा ये है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरीके से हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, कैसे वो लोग, उनके जो काम करने का जो उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, एक दूसरे के काम की एक्टिविटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थियोरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल साइकोलॉजी। अब इसमें लर्निंग थ्योरीज आती है कि इसमें 3 जर्नल मैकेनिज़्म होते हैं जो कि हमने देखे हैं। फर्स्ट ये जो क्लासिकल कंडीशन होता है, सेकंड जो हम अप्लाई करते हैं सेकेंड लर्निंग में ये होता है कि हमें किस तरीके से मतलब हम ये देखते हैं कि हम किसी चीज़ से जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे एक पर्सन सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो खुश है नहीं है, वो चीज़ हम देखते हैं। थर्ड मैकेनिज़्म में हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उससे हम चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम सीखते हैं, जो हम एनवायरनमेंट में रह के सीखते हैं। अब जैसे लड़कों को पता है कि डॉल से हमें नहीं खेलना है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सीखी है कि लड़कियां ही डॉल्स के साथ खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से जो हम चीज़ें लर्न करते हैं वो हमारा थर्ड मैकेनिज़्म होता है। फिर आता है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी में हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो डिटरमाइन करते हैं हमारे सोशल बिहेवियर से। कॉग्निटिव प्रोसेस में हमारा परसेप्शन होता है, मेमोरी होती है, जजमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में, किस तरीके से ग्रुप सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो किस तरीके से हमें करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा बनाती है, एक परसेप्शन देती है लोगों के बारे में, एटीट्यूड चेंज करवाती है। वो भी डिपेंड होते हैं सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है कॉग्निटिव थ्योरी में, जो कि ये हमें सिंप्लीफाई करती है कि हमें किस तरीके से अपना जो सिंप्लीफाई है वो किस तरीके से कम करना है। और कॉग्निटिव फिनोमेना हमारा डायरेक्टली ऑब्जर्वर नहीं कराता है, ठीक है। तो ये इसमें 2 लिमिटेशन होती है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपसे हम अपना आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे आप लिंक आपको ग्रुप डिस्कशन का मींस क्वेरी ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी या कुछ भी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।